हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी बोर्ड 18 पे। तो आज हम लोग क्लास 10वीं के विज्ञान का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो के माध्यम से जुड़ चुके हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आज का जो पहला चैप्टर क्या है, पहला चैप्टर वो आपके सामने है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग बारीकी से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और जो भी एनसीईआरटी का, ठीक है, जो भी एनसीईआरटी का जितना सिलेबस है उसके अनुसार से हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और एक भी टॉपिक आपका मिस नहीं होने वाला है। कृपया वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आपका आज का जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो याद रखना है कि जब एक या उससे अधिक पदार्थ आपस में मिलकर अथवा टूटकर, क्या बोल रहा है कि जब एक या अधिक, है ना, एक या उससे अधिक पदार्थ आपस में मिलकर अथवा टूटकर नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आई बात समझ में? क्या कह रहा है कि चाहे एक पदार्थ हो, है ना, या उससे अधिक पदार्थ हो, जब आपस में मिलकर या टूटकर, अगर एक पदार्थ रहेगा तो क्या होगा, टूटकर, और दो या दो से अधिक पदार्थ रहेगा तो मिलकर, अगर वो नए गुण वाले भिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं। अब इसका आप एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या कर रहा है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, मैग्नीशियम का जलना। क्या है, मैग्नीशियम का जलना। ठीक है, और जो भी टॉपिक रहेगा ना आपका एनसीईआरटी से आउट कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्या है मैग्नीशियम का जलना, तो मैग्नीशियम है ये, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या बनता है, MgO बनता है। ठीक है, क्या बनता है, MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और वो कैसा होता है, वो सफ़ेद पाउडर होता है। क्या होता है, सफ़ेद पाउडर होता है। आपको ये क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह का सवाल आता है, क्या करके मैग्नीशियम रिबन को चमकदार सफ़ेद रोशनी के साथ जल रहा है ना, जब जलाया जाता है मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, आगे क्या है, देखिए यहाँ पे क्या करें, यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ये कैसे अभिक्रिया है, याद रखना है आपको, कैसे अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, तो इसमें क्या होता है, भारी मात्रा में आपका ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है ना, मतलब ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा और क्या, प्रकाश का उत्सर्जन हो, क्या हो, उत्सर्जन होता है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम के फीते का जलना, रिबन का जलना कौन सी अभिक्रिया हो गई आपकी, ऊष्माक्षेपीय। आपको याद रखना है, ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण था। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण देखिए क्या कह रहा है, दूसरा उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय अपघटन। ठीक है, क्या कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय अपघटन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है, 840 से 900 डिग्री सेल्सियस तापमान पे, है ना, जब आप गर्म करेंगे यानी उसको उष्मा देंगे ना, तो क्या चीज़ का निर्माण होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक ही पदार्थ है, अकेला कैल्शियम कार्बोनेट ही है। जब अभिक्रिया हुई थी दो पदार्थों में क्या हो गए, ये टूट कर, इसलिए मैंने आपको ये जो परिभाषा बताया आपको, उसमें क्या कहा गया कि एक पदार्थ या उससे अधिक, है ना, एक या उससे अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या टूटकर, यहाँ क्या है, एक ही पदार्थ है ना, तो एक पदार्थ तो मिल सकता नहीं है, तो क्या ये पदार्थ टूट रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया के क्या हो गया, उदाहरण हो गया। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई ना कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत हो आप बेहिचक पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलते आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि दैनिक जीवन में जो है ना, जो भी घटनाएं होती है, ठीक है, क्या है, दैनिक जीवन में जो भी घटनाएं होती है, विभिन्न प्रकार की जो भी घटनाएं आपके दैनिक जीवन में हो रही है, ठीक है, तो आप उसमें देखिए कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती है जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो हमारे दैनिक जीवन से क्या होती है, जुड़ी होती है।
तो देखिए यहाँ पर क्या, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाए, दूध कैसा हो जाता है? खट्टा होता है। दूध खट्टा होने के कारण क्या होता है कि दूध में जो लैक्टोज शर्करा होता है वो क्या होता है? एसिड में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? एसिड में बदल जाता है। और जो दूध खट्टा हो गया है ना, दूध जो खट्टा हो किसके कारण हुआ? तो उसके अंदर क्या हुआ, जो कीटाणु है ना वो क्या किया? रासायनिक अभिक्रियाएं की, है ना, अपना रासायनिक प्रतिक्रिया किया, जिससे क्या होगा? दूध खट्टा हो गया। अब यहाँ देख सकते बहुत सारे उदाहरण हैं। लोहे के तवा, ठीक है, तसला, कील को जब आप हवा में खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा? जंग लग जाएगा। ठीक है, तो जंग लगना भी क्या है? एक प्रकार की क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, और एक चीज आप हमेशा याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है ना, जब कोई भी पदार्थ का निर्माण होता है जो मूल पदार्थ से भिन्न गुण वाले होते हैं, ठीक है, तो वो पदार्थ वापस अगर आप सोचें कि उसी रूप में आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं होता है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे लोहे का कील पहले कुछ और स्थिति में होगा, लोहे की जंजीर कुछ और स्थिति में होगी। जैसे जंग लग गया ना तो उसकी अवस्था क्या परिवर्तित, उसमें जंग लग गया, उसकी मात्रा कम हो गई, उसका रंग बदल गया। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि वास्तविक जो रूप रहेगा ना उससे क्या होगा? भिन्न गुण वाले होंगे, हमेशा भिन्न गुण वाले होंगे। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अंगूर का किण्वन, तो अंगूर का जो होता है शर्करा ईस्ट द्वारा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? बदल जाता है। तो अंगूर का किण्वन हो गया, दही का जमना हो गया, शरीर में भोजन का पचना हो गया, शोषण की प्रक्रिया हो गई। ये सब सारी चीज़ जो है ना ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गए? उदाहरण हो गए। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा कि एक भी टॉपिक जो है ना आपका छूटेगा नहीं। ठीक, एक भी टॉपिक आपका छूटने वाला नहीं है। देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो शोषण की प्रक्रिया है ना आपका, ठीक है, तो ये इसको हमेशा याद रखना। इस समीकरण को, शरीर में जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है ना, इस चीज़ को भी हमेशा याद रखना आप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि कोई मिस करेंगे, सारे टॉपिक को हम समझाएंगे आपको। ठीक है, देख रहे हैं आगे। तो क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रमुख लक्षण, जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ना तो आपके सामने अगर किसी भी तरह की कुछ घटना हो रही है तो आप कैसे कह सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया का पहचान कैसे करेंगे, है ना? इसके लिए आपको कुछ लक्षण दिए गए हैं, कुछ लक्षण होते हैं, है ना, जिसको हम लोग अनुभव करके, देख के, है ना, महसूस करके बता सकते हैं कि ये जो इंडिकेटिंग है, ये जो इंडिकेटर है, संकेत है ना, वो रासायनिक अभिक्रिया का मुख्य लक्षण है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या कर रहा है कि पहला क्या? अवस्था में परिवर्तन, है ना। अवस्था में परिवर्तन मतलब क्या है ना कि अभिक्रिया के बाद, ठीक है, उत्पाद की जब अवस्था जो होती है ठोस, द्रव और गैस अभिकारकों से क्या होती है? बदल जाती है। मान लीजिए यहाँ पर देखिए क्या है? ये H2 है ना, H2 है और O2 है। तो H2 क्या है? गैस है। O2 क्या है? गैस है। लेकिन H2O क्या है? ये लिक्विड है। आए बात समझ में? तो ये अभिक्रिया से पहले जो थी ना ये हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और ये क्या है? जल है। तो आप देखेंगे कि गैस जब मिला तो क्या बन गया? लिक्विड बन गया। मतलब अवस्था क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। ठीक है, आपको बात समझ में आई कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग पहचानने की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि कहीं उसकी अवस्था तो परिवर्तित नहीं हो रही है, जो पदार्थ भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में उसकी अवस्था तो परिवर्तित नहीं हो रही है, ये देखना पड़ेगा आपको। दूसरा क्या चेक करना है? दूसरा आपको चेक करना है कि रंग में बदलाव। जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ है कहीं उसके रंग में तो बदलाव नहीं हो रहा है। तो आप देखिए क्या है यहाँ पे ना कि जब एक कॉपर सल्फेट का विलयन है, आप इसमें एक लोहे की कील को डाल दिए, तो जब कॉपर सल्फेट का जो नीला विलयन है ना, आप देखिए क्या होता है? वो हरा हो जाता है। क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि रंग में क्या हो गया? बदलाव हुआ। जब आप रंग में बदलाव देख रहे हैं इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर क्या है? गैस का निकलना। क्या है? गैस का निकलना। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है ना, किसी गैस का बुलबुला बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगर किसी भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है, ऐसा लग रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, देखें क्या गैस निकल रहा है क्या? अगर गैस का उत्सर्जन हो रहा है तो याद रखना को कोई न कोई रासायनिक अभिक्रिया का संकेत है। ठीक है, अब देख लेते हैं आपके सामने चौथा क्या है? चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है कि ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन भी एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, जैसे हम देखिए क्या है कि कैल्शियम ऑक्साइड है, ये आपका जल है, तो क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया।
ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या होता है, वहाँ ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है। तो ऊष्मा का उत्सर्जन का मतलब क्या हो गया कि इसमें ऊष्मा क्या हो उत्पन्न हो रही है। मतलब पहले जो है ना कैल्शियम ऑक्साइड और जल का तापमान कुछ और था, देखिए बाद में क्या हुआ, इससे ऊष्मा क्या हो बाहर निकली। ऊष्मा बाहर निकलने का मतलब क्या हुआ, ताप में क्या हुआ, कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ, तभी तो ऊष्मा बाहर निकली। ठीक है। तो चौथा संकेत ये था कि रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। अब पांचवा संकेत क्या है, पांचवा संकेत है अवक्षेप का बनना। क्या है, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना भी क्या होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया का बहुत बड़ा मतलब संकेत माना जाता है। जैसे क्या है ना कि देखिए यहाँ पे क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। क्या है, सोडियम क्लोराइड। और ये क्या है, श्वेत अवक्षेप बन रहा है। मतलब ये हुआ कि जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड को डाला जाता है तो क्या चीज़ बनता है, अवक्षेप के रूप में। अवक्षेप के रूप में बन जाता है सिल्वर क्लोराइड। तो आए बात समझ में, क्या क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया का जो संकेत होता है क्या क्या होता है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। आप लोग याद रखिएगा। अवस्था में परिवर्तन होता है पहला नंबर, रंग में बदलाव होता है, गैसें निकलती है, तापमान में परिवर्तन होता है और अवक्षेप का निर्माण होता है। ठीक है। ये 5 बातों को हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, इन 5 में कुछ ना कुछ हो रहा है क्या, ये चेक कीजिए आप। अगर इन 5 में कोई ना कोई घटनाएं हो रही है तो याद रखना कि रासायनिक अभिक्रिया क्या हो रही है, संपन्न हो रही है। ठीक है, घटित हो रही है। ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, मैंने क्या बोला कि आपका एक हर मतलब टॉपिक वाइज हम पढ़ाएंगे। ठीक है ना, एक भी चीज़ आपका मिस होने नहीं देंगे। तो अब देखिए इसमें क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य पद, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ना, उसमें मेन पद क्या है उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है। तो मुख्य पद देखिए क्या है, पहला नंबर क्या है आपका, है अभिकारक। क्या है, अभिकारक। हम लोग जानेंगे अभिकारक के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, अभिकारक या अभिकर्मक। तो याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं या अभिकर्मक बोलते हैं। हाई बात समझ में। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको हम लोग या तो अभिकारक बोलते हैं या तो अभिकर्मक बोलते हैं। कोई दिक्कत। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या हुई, ये जो है पदार्थ और एक ये पदार्थ, ये क्या कहलाया, अभिकारक कहलाया। क्या कहलाया, अभिकारक। प्रतिफल क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया जब हुई तो उसके फलस्वरूप क्या पदार्थ बना, जो पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम लोग या तो प्रतिफल बोलते हैं या तो उत्पाद बोलते हैं। तो ये भी याद रखना है कि प्रतिफल और उत्पाद एक ही चीज़ होता है। और ये होता क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ का निर्माण हुआ ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। आ गई बात समझ में कि अभिकारक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं या अभिकर्मक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बन रहा है ना, आप उसको क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे जो है ये दोनों अभिकारक हो गए। और देखिए यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया प्रतिफल। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें क्लियर हो रही होगी। ठीक है। एक भी पॉइंट अगर डाउट हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपसे मैं ये अनुरोध जरूर करूँगा कि वीडियो को आप जो है ना आप पूरा वॉच कीजिए, कोई भी आपको जो है ना डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी समझ लीजिए, ये क्या था, देखिए यहाँ पे क्या है कि ये H2 है ना, H2 और O2। H2 और O2 जब मिला तो क्या बना है, H2O। मतलब ये H2 और O2, H2 और O2 क्या रासायनिक अभिक्रिया में क्या किया, भाग लिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया का जो फलस्वरूप बना है, क्या बना है, H2O बना है। क्या बना है, H2O बना है। तो ये H2O क्या हो गया, आपका प्रतिफल हो गया। ठीक है। तो इसको जो है ना हमेशा याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं और बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। ठीक है। तो देखिए अगला जो पॉइंट आपका है आपके सामने, क्या बोल रहे हैं, रासायनिक समीकरण। हमने क्या क्या पढ़ा, रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ ली, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, बनने वाले पदार्थ, भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कैसे पहचानते हैं, क्या क्या घटनाएं होती है, मतलब सारा चीज़ हम लोग पढ़े हैं। तो अब जो है ना, जो अगर आपको पढ़ना है किसके बारे में पढ़ना है, कि ये रासायनिक समीकरण के बारे में, कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। जो रासायनिक समीकरण है क्या होता है, तो क्या है ना कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया जब घटित हो रही है
तो हम लोग क्या होता है उसमें जो पदार्थ भाग लेते हैं और जो पदार्थ बनते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि प्रैक्टिकली तो जो जो पदार्थ है उसको हम लोग लेते हैं प्रयोगशाला में, ठीक है, लेकिन क्या है उसको उस अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेने वाले होते हैं ना, भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं और बनने वाले जो उत्पाद होते हैं, मतलब अभिकारक और अभिक्रमक, या अभिकारक और प्रतिफल को उनके सूत्रों के द्वारा या उनके संकेतों के द्वारा जो संक्षिप्त निरूपण होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है। मतलब रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं और बनने वाले जो पदार्थ हैं उनको सूत्रों एवं संकेतों के द्वारा जो संक्षिप्त निरूपण किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिए क्या है, इसको कैसे समझते हैं, समझना है आपको। अब देखिए यहाँ क्या है, जैसे कि आपको मैंने ऊपर बताया था, ऊपर देखिए एक चीज, यहाँ पर देखिए आप इसी को गौर कीजिएगा। यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया होती है तो H2O का जल का निर्माण होता है, मैंने ये बात बोली। लेकिन इसी को हम लोग क्या करेंगे, उसको संकेतों के द्वारा, उसको सूत्रों के द्वारा जो हम प्रदर्शित कर रहे हैं ना, यही क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका क्या चीज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। आगे बात समझ में, ये आपका क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया, ठीक है। तो हम लोग किसकी तरफ, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग किसकी चर्चा कर रहे थे, रासायनिक समीकरण की, ठीक है ना। कि रासायनिक समीकरण होता क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, चाहे वो अभिक्रमक हो या प्रतिफल हो, तो उनको संकेतों के द्वारा या सूत्रों के द्वारा जो संक्षिप्त निरूपण होता है ना, क्या बोले, संक्षिप्त निरूपण, ये चीज हमेशा रखना है, संक्षिप्त निरूपण, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण हम लोग लिखते हैं कैसे हैं, इसको लिखने की विधियां क्या होती है वो भी सीखेंगे, है ना। तो पहली विधि क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, यानी जो पदार्थ भाग ले रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। ये बात तो आपको पता ही है, लेकिन उस अभिकारक को क्या करते हैं, तीर के बाईं ओर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, तीर के बाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये तीर है आपका, है ना, और इसके बाईं ओर जो है हम लोग क्या किए हैं, अभिकारक को लिखे हैं। ये आपका H2 और O2 क्या हो गया, अभिकारक हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा जो विधि है क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो बनने वाले पदार्थ हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्पाद या प्रतिफल बोलते हैं। उसको कहाँ लिखा जाता है, उसको दाहिने साइड लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, दाहिने साइड लिखते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका तीर है और तीर के जो बाएं साइड है ये आपका अभिकारक हो गया, और दाहिने साइड जो ये वाला आपका है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। तो अभिकारक को बाएं साइड और प्रतिफल को दाहिने साइड लिखा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे तीसरी विधि क्या है, तीसरा विधि आपका ये जो अभिकारक है, ठीक है, और प्रतिफल। तो अभिकारक और प्रतिफल के बीच में क्या दिया जाएगा, तीर का चिन्ह। देखिए यहाँ पे ये H2O2 अभिकारक है और ये प्रतिफल आपका हो गया उत्पाद H2O, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे गौर से देखिए, ये आपको क्या चीज का चिन्ह दिया है, ये तीर का चिन्ह दिया गया है। तो तीसरी विधि क्या है कि अभिकारक और प्रतिफल के बीच क्या चीज का चिन्ह दिया जाता है, तीर का चिन्ह दिया जाता है। किसका तीर, किसका चिन्ह दिया जाता है, तीर, है ना। अब क्या है ना कि तीर का चिन्ह हम लोग देते क्यों हैं, तीर का जो चिन्ह हम लोग दिए हैं आखिर दिया क्यों जाता है, तो याद रखना है कि जो तीर का जो चिन्ह है ना, तीर का चिन्ह उत्पाद की होना चाहिए, ये तो क्लियर कट बात लिखा हुआ है। और तीर का चिन्ह देखिएगा हमेशा कि वो दिशा बतलाती है। क्या बतलाती है, दिशा बतलाती है। याद रखना है क्या बतलाती है, दिशा। क्या बतलाती है, दिशा। क्या अभिक्रिया किस तरफ हो रही है, ठीक है, अभिक्रिया किस तरफ हो रही है। आगे ये बात समझ में। तो तीसरा पॉइंट भी आपने पढ़ा, चौथा भी पढ़ लिया। अब पांचवा पॉइंट क्या कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले जो गैस के बगल में तीर का चिन्ह दिया जाता है तो ऊपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, ऊपर की तरफ। गैस का जो निशान होना चाहिए, गैस को संकेतित करेंगे हम लोग ऊपर वाले चीज। देखिए यहाँ पर क्या है, H2O। क्या है, H2 है ना। तो H2 है, देखिए तीर कहाँ है, ऊपर की तरफ है, मतलब गैस बन रहा है। क्या बन रहा है, ये गैस बन रहा है। H2 क्या है, गैस है। तो जब भी अभिक्रिया होती है, अगर कोई गैस बन रहा हो तो तीर हमेशा क्या कीजिए, ऊपर की तरफ दीजिए। क्या करना है, तीर को ऊपर की तरफ लिखना है, ठीक है। अब देखिए क्या है,
इसका पांचवा विधि क्या है? पांचवा विधि क्या कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले जो अवक्षेप होते हैं वो नीचे की ओर तीर से दर्शाया जाता है। ठीक है, ये जो देखिए यहाँ पे देखिए सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड जब अभिक्रिया किया तो AgCl बनाया और NaNO3 बनाया। तो ये जो AgCl है ना, ये अवक्षेप है, और अवक्षेप क्या होता है? नीचे की तरफ गिरता है, ये नीचे की तरफ जमा होता है, इसलिए जो तीर का चिन्ह देंगे नीचे की तरफ देंगे। अगर नीचे की तरफ तीर है तो समझ लीजिए वो क्या है, वो क्या है आपका, वो अवक्षेप है। क्या है? अवक्षेप है। तो हमेशा याद रखना कि रासायनिक अभिक्रिया में वैसे पदार्थ जो नीचे की ओर बैठ जाते हैं, है ना, नीचे की ओर बैठ जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो अवक्षेप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अवक्षेप कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो चलते आगे की तरफ। आगे देखिए क्या है। तो क्या करें, उम्मीद करते हैं कि आपको डाउट नहीं रहा होगा कुछ भी, है ना, क्योंकि हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिया, रासायनिक समीकरण क्या होता है पढ़ लिया, कैसे लिखा जाता है वो हम लोगों ने पढ़ा। अभी क्या पढ़ना है कि रासायनिक समीकरण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखना है कि रासायनिक समीकरण जो होता है ना, वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा क्या है, वो संतुलित। पहले संतुलित के बारे में बात कर लेते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है ना, कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या हुआ, देख लीजिए आप कि इधर Mg है, Mg कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन भी 2 है। ठीक है, तो आप इधर चेक कीजिए, इधर मैग्नीशियम भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। इसका मतलब ये हो गया कि जितना अभिकारक है उतना ही प्रतिफल है। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या क्या हो रही है? बराबर हो रही है, तो आप जान लीजिए वो जो समीकरण होगा वो आपका क्या होगा? संतुलित होगा। देखिए ना, तराजू के द्वारा आपको समझाया गया चित्र में, ये संतुलन अवस्था में है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, ये कौन सा समीकरण हो गया? संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। आप देखिए यहाँ पे ये मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके MgO बना रहा है। तो MgO तो बना रहा है, लेकिन आप इसमें चेक तो करना है ना, आपको चेक क्या करना है कि देखिए इसमें कि मैग्नीशियम कितना है, ऑक्सीजन कितना, वो भी चेक कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे कि मैग्नीशियम का परमाणु क्या है? अभिकारक। जब अभिकारक यहाँ पे, तो देखिए कितना मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम यहाँ पे देखिए कितना है। तो यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ इसको क्या करें, बैलेंस पे कर लेते, चेक करें। ठीक है, यहाँ पे जो है 2 डाल दिए, यहाँ पर 2 डाल दिए हम। ठीक है, तो आप देखिए कि मैग्नीशियम यहाँ पे कितना है? 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन में कितना है आपका? 2 है। प्रतिफल की तरफ देखिए, इस साइड देखिए आप, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। कहने का मतलब जितना तीर के बाएं तरफ मैग्नीशियम उतना है तीर के दाएं तरफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या है? बराबर है। उसी तरह जितना बाएं तरफ ऑक्सीजन की संख्या उतनी ही दाएं तरफ ऑक्सीजन की संख्या, मतलब ये ऑक्सीजन भी क्या है? बराबर है। तो हम कह सकते हैं ये जो है ना हमारा क्या है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये जो समीकरण कैसा है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो आपने समझ गया ना कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो आगे देखिए, इसको समझ लेते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि संतुलित में क्या होता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं, ठीक है, जो अभिकारक होते हैं और प्रतिफल होते हैं, वो उसकी जो संख्याएं होती है, परमाणुओं की संख्या, वो सब बराबर होती है। लेकिन असंतुलित का मतलब ही कि असंतुलन पैदा हो जाना, मतलब जितना अभिकारक हो उतना प्रतिफल ना होना। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के प्रत्येक परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल के प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये संकेत नहीं करना है, इसको क्या करना है? समीकरण। क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना है। तो अब इसमें चेक कर लेते हैं एक एग्जांपल से। तो आप देखिए यहाँ पे लोहा है Fe, ये H2O के साथ अभिक्रिया कर रहा है और बना क्या रहा है? Fe3O4 और H2। ठीक है, तो
तो यहाँ पे चेक कीजिए कि ये जो लोहा है Fe कितना है, 1 है। और यहाँ पे देख लीजिए अभिकारक में कितना है, 1 है। ठीक है, प्रतिफल की साइड जाइए, आप इस साइड जाइए तीर के दाएं साइड, देखिए यहाँ पे कितना है Fe3, मतलब प्रतिफल के साइड कितना है, 3 लोहा है। बराबर है क्या, बराबर नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, बराबर नहीं है। अब देखिए क्या है ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन को चेक कीजिए। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। ठीक है, अभिकारक में कितना 1 और प्रतिफल में कितना हो गया 4। ये भी आपका बात सही कि बराबर नहीं है। हाइड्रोजन का चेक कीजिए आप कि हाइड्रोजन में क्या है, तो हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। और इधर देखिए कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन तो बराबर है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये तो सही बात है कि हाइड्रोजन तो बराबर आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है, संतुलन तभी होता है जब जितना भी परमाणु हो, कितना भी रहने दीजिए, सबकी संख्या तीर के पहले और तीर के बाद क्या हो, बराबर हो, तभी क्या होगा, वो आपका ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो आप क्या बताएंगे कि कौन सा समीकरण है, ये जो है आपका कौन सा समीकरण हो जाएगा, ये जो है ये आपका हो जाएगा कौन सा, असंतुलित। क्या हो जाएगा आपका, असंतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको दिक्कत होने ही नहीं देंगे, क्योंकि मुझे पता है ना कि एग्जाम में क्या क्या आएगा। और आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को देखिए, अच्छी तरीके से देखिए, और इस चैनल पे जितना भी वीडियो है ना आप उसको रेगुलर देखिए। उम्मीद हम करते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा नंबर आएगा, है ना। और बेहतरीन कंटेंट देंगे आपको, ऐसा मत सोचिए कि कंटेंट हल्का फुल्का है, बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जाएगा। तो आप देखिए ना, इतना तो हम लोग पढ़ लिए। तो हम अब देखेंगे कि जो रासायनिक समीकरण हम लोग पढ़े, संतुलित और असंतुलित, आखिर वो रासायनिक समीकरण का महत्व होता क्या है, उसका कुछ महत्व है क्या, उस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण का जो प्रमुख लाभ है, महत्व है, उसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। तो पहला जो महत्व या लाभ कह सकते हैं वो क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो क्या करना है ना, हमको देखना है क्या है पहला महत्व या लाभ कह सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे पहला महत्व या लाभ क्या है। पहला आपके सामने है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो ये नियम क्या कहता है, ये नियम यही कहता है, ठीक है, कि द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही नाश होता है। द्रव्यमान का ना ही निर्माण होता है ना ही नाश होता है, बल्कि क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण की पुष्टि करता है कि अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनता है ना ही नष्ट होता है। इसके अनुसार दोनों और प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है, समान रहती है। तो देखिए यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है H2, इसमें कितने परमाणु हैं, 4 परमाणु है। ठीक है, इधर भी कितना परमाणु है, आपका 4 ही परमाणु है। तो 4 परमाणु का जो द्रव्यमान होगा वो इधर भी तो 4 परमाणु है, इधर भी 4 परमाणु है। तो आप देखिए कि द्रव्यमान बदला है क्या, नहीं बदला है। जितना द्रव्यमान इधर उतना द्रव्यमान इधर, मतलब हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 ग्राम। ठीक है कितना, टोटल 4 है, 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 4 ग्राम। ठीक, कितना हो जाएगा 4 ग्राम। इधर भी कितना है, इधर भी कितना है आपका 4 ग्राम ही है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि रासायनिक समीकरण जो होते हैं ना वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करते हैं। और ऐसा नहीं कि आप पूछे संतुलित या असंतुलित, तो याद रखना है हमेशा संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या रखना है याद, संतुलित रासायनिक समीकरण। आपको बात समझ में आ गई कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम का क्या करता है, पालन करता है। पहला नियम ये हो गया। दूसरा, पहला महत्व कह सकते हैं, लाभ कह सकते हैं। दूसरा क्या है कि मात्रात्मक जानकारी। मात्रात्मक जानकारी का मतलब क्या होता है ना कि रासायनिक अभिक्रिया में कितना पदार्थ भाग लिया, अभिकारक कितना भाग लिया, उस अभिकारक से उत्पाद की कितनी मात्रा प्राप्त हुई, है ना, कितने अणु हुए, कितने मोल हुए, सभी का जो अनुपात वो सब क्या होता है, स्पष्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और अमोनिया है। नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन का 3 मोल, अमोनिया का 2 मोल। हमको ये भी पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया जब हुई तो रासायनिक समीकरण जो बना उसमें पदार्थ कितने कितने भाग लिए,
पदार्थ की मात्रा कितनी थी, ठीक ना। ये सब क्या होता है, हम लोग को रासायनिक समीकरण का जो लाभ पढ़ते हैं, है ना, वो सब क्या है पता चलता है। महत्व जो पढ़ते हैं इससे ये सब पता चलता है, ठीक है। अब देखते हैं अब क्या है और क्या जानकारियां मिलती, मतलब इसका महत्व क्या होता है। तो इसका देखिए अगला महत्व है, तो क्या यहाँ देखिए तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा महत्व जो आपके सामने क्या है, भौतिक अवस्था का ज्ञान। क्या होता है, भौतिक अवस्था का ज्ञान, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण से जो है ना हम लोग भौतिक अवस्था का भी पता कर लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ है उसकी अवस्था क्या है, अभिकारक और प्रति उत्पाद के साथ उनकी अवस्था ठोस अवस्था है, द्रव अवस्था है, गैस अवस्था है या जलीय अवस्था है, इनका पता चलता है, ठीक है। आप इस अभिक्रिया में देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट जब विघटित हुआ तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड ठोस है, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड भी ठोस है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है, ठीक है। तो अवस्था का पता चला कि कौन से पदार्थ जो है भाग ले रहे हैं उसकी अवस्था क्या है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण से हम लोग को इन सब चीज़ों का पता चलता है। रासायनिक समीकरण लिखने का ये बहुत बड़ा महत्व होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट देखिए क्या है कि ऊष्मा और परिस्थिति। ऊष्मा और परिस्थिति का मतलब ये हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया जब हो रही है उसके दौरान अवमुक्त या अवशोषित होने वाली ऊष्मा तथा आवश्यक तापमान और दाब की जानकारी देता है, ठीक है। मतलब ऊष्मा लेके अभिक्रिया हो रही है, ऊष्मा ग्रहण करके अभिक्रिया हो रही है या ऊष्मा को उत्सर्जित कर रहा है, तापमान कितना है, दाब कितना है। आप इस अभिक्रिया में देखिए, ये नाइट्रोजन गैस है, अवस्था पता चल गया, हाइड्रोजन गैस है, अवस्था पता चल गया, ऊष्मा निकल रही है, ठीक है। आपको ऊष्मा का पता चल गया, परिस्थिति का कितना टेम्परेचर है, तापमान का पता चल गया, कितना दाब है 200 atm, इसका पता चल गया, इसमें कौन सा उत्प्रेरक लगा ये पता चल गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जितनी भी भौतिक की संकेतें होती हैं, भौतिक अवस्थाएं होती है, उन सब चीज़ों का पता जो है रासायनिक समीकरण से हम लोग को चलता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या किया, रासायनिक समीकरण तक जो है ना पूरा मतलब टॉपिक कवर किया है। तो कल जो है ना, कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। और इन सभी चीज़ों को है ना, इन सभी चीज़ों को हम लोग बारीकी से कल के क्लास में देखेंगे। तो कल का क्लास आप मिस मत कीजिएगा, अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा। तो जो भी बच्चे चैनल से जुड़े रहे हैं, है ना, अब तक जो भी वीडियो को पूरी तरह वॉच किए हैं उनसे आग्रह रहेगा, कृपया करके वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो भी वीडियो में बने रहे।